गुंदनी रियासत हरियाणा के कस्बा गोबंदपुरा के अछूत रंबू के यहाँ पैदा हुई। उसी तरह जैसे गरीबों के बच्चे खामोशी से पैदा हो जाते हैं। रात गए जब रंबू चर्च के नशे में धुत देवरी में पड़ा था और रसीली के दर्द उठा। घर में और कोई नहीं था और शदीद तकलीफ के आलम में उसने रंबू को झंझोड़ कर उठाने की कोशिश की, लेकिन रंबू तो उस वक्त अंदर सभा में बैठा दम लगा रहा था। वो आंखें बंद किए मुस्कुराने के सिवा और कुछ ना कर सका। तो बताओ रतन कौर कैसे मारी गई? गोंदनी ने मरवा दिया, रूपा ने कहा, और फिर उसने रतन कौर की मौत की पूरी कहानी पूरन को सुना दी और फिर बोली। ऐसे ही भानुमति भी राजकमल का शिकार हुई, लेकिन अकेले राजकमल ने यह काम कैसे कर लिया? अकेले कहाँ, भगवान दास जो साथ था, मगर वो पापी भी मारा गया। रानी राज बहुत चालाक है और उसका दूसरा साथी ग्रंथु महाराज है। सारे काम उसी के जरिए किए गए हैं। ग्रंथु महाराज और पूरन एक बार फिर उछल पड़ा। हाँ, वो साधु बड़ा पापी है। वो साधु राजकमल को गुरु महाराज कहता है और उसे सारे राज मालूम हैं। पूरन लाल का दिमाग फटा जा रहा था। उसके बदन पर लर्जा तारी हो गया और अब वो सोच रहा था कि इस खतरनाक औरत से बैर लेकर उसने अच्छा नहीं किया। ना जाने और कितने राक्षस उसके कब्जे में हों और ना जाने आंसू चंद उस पर काबू भी पा सके या ना। और वह सोच रहा था कि राजकमल ने गलत नहीं कहा था। अब वो अब भी हरियाणा की रानी है। ना जाने जेतिलक की क्या हसीयत रहे। मुमकिन है कि उसका जादू इतना सर चढ़ चुका हो कि जेतिलक अपने बाप की मौत पर भी कुछ ना कर सके। ऐसी सूरत में तो पूरन लाल सख्त खतरे में था। वो खतरनाक औरत कहाँ उसे छोड़ेगी जिसने हरियाणा की किस्मत ही बदल दी थी। तो क्या उसने आंसू चंद से गठजोड़ करके गलती की है? क्या आंसू चंद उसका जीवन बचा सकेगा? आंसू चंद राजकमल जैसी खतरनाक औरत के मुकाबले में कामयाब हो सकेगा? बहुत से सवालात पूरन लाल के दिमाग में पैदा हो रहे थे। उसका दिल चाह रहा था कि फौरी तौर पर महाल छोड़कर भाग जाए और जीवन बचाए। ऐसे मंत्री बनने के सपने देखने से क्या फायदा जिसमें जीवन जाने का खतरा हो। लेकिन अब तो खेल बिगड़ चुका था। अब तो उसके हाथ में कुछ भी नहीं था सिवाय चोरों की तरह भाग जाने के। बड़ी देर तक वो ख्यालात में परेशान रहा। रूपा गहरी नींद सो गई थी। कई घंटे की कोशिशों के बाद वह खुद को पुरसकून कर सका और उसने यही फैसला किया कि अब तो आंसू चंद का ही साथ लिया जाए, खवा कुछ भी हो। जिंदगी की बाजी हार जीत तो होती रहती है, देखिए कि क्या होता है। दूसरी सुबह रूपा चली गई। दोपहर तक वो गहरी नींद सोता रहा और फिर रूपा ने ही उसे जगाया। क्या बात है रूपा, कब तक सोते रहोगे? पूरन, जागोगे नहीं? तुमने रात को मुझे बुरी तरह थका दिया है। रूपा, सोने दो। तुमने रात मेरे ऊपर जादू कर दिया था। पूरन, हाय राम, मैंने तो राज रानी को भी नहीं बताया कि तुमने मुझे दारू पिला दी थी। कभी बता भी ना देना रूप, पूरन ने घबरा कर कहा। चिंता मत करो, ऐसी बातें बताने की थोड़ी होती हैं। चलो अब जल्दी से तैयार हो जाओ, महारानी इंतजार कर रही है मेरा। पूरन घबरा कर बोला। हाँ, क्यों? और पूरन के चेहरे पर पसीना आ गया। अरे परेशान क्यों होते हो? कोई खा थोड़ी जाएंगी तुम्हें। नहीं, परेशानी की क्या बात है, मगर तुमने रात की बातों के बारे में तो उन्हें कुछ नहीं बताया रूपा। पूरन के आसान खता हो रहे थे। अरे कौन सी नई बात थी? उन्हें खुद मेरी और तुम्हारे मिलाप के बारे में मालूम है। और कोई बात? और कौन सी बात? रूपा ने हैरानी से पूछा और पूरन लाल को एक गोना गो सुकून मिला। इसका मतलब है कि खुद रूपा को भी याद नहीं कि वह नशे के आलम में क्या कर गई है। चुनाचे वह जल्दी से तैयार हुआ, राजकमल की खिदमत में चल दिया। राजकमल बेचैनी से उसका इंतजार कर रही थी। हमें और कितनी देर इंतजार करना होगा पूरन? उसने उसे देखते ही सवाल किया। पूरन लाल की आवाज कांप रही थी, ताहम उसने बड़ी हिम्मत करके कहा। पूरन की ख्वाहिश तो यह है महारानी की अभी और इसी वक्त महारानी की मर्जी पूरी करके सुरखरू हो जाए। लेकिन बूढ़ा बड़ा चालाक है, अपने गुर्द सख्त पैरा रखता है। और फिर भी आप चिंता ना करें, पूरन लाल घात में है और जिस वक्त भी मौका मिला मैं उसका काम तमाम कर दूंगा। हम चाहते हैं कि जल्द अज जल्द ये काम पूरन लाल हो जाए। समझ लो कि तुम्हारी तरक्की भी उसी वक्त तक रुकी हुई है। मैं जानता हूँ महारानी, पूरन ने हिम्मत की। ठीक है, अब तुम जाओ और हमसे इसी तरह तुम्हारे पास आंसू चंद की मौत की खबर हो उसी वक्त हमारे पास आना।
जो आज्ञा महारानी। पूरन ने हाथ जोड़कर कहा। तब उसकी चढ़ी हुई सांस दुरुस्त हो सकी। पूरा दिन सख्त हिजान में गुजरा और जू वक्त गुजरता रहा। बहरहाल रात को वो आंसू चंद के सामने हाजिर था। कैसे हो पूरन लाल? आंसू चंद ने अपनाइए से कहा। कृपा है महाराज की। पर पूरन लाल ने कहा, क्यों, खैर तो है? महाराज, आपका पाला एक राक्षस से पड़ा है, ऐसे राक्षस से जिससे हरियाला वाले भी अभी तक नादान हैं। राजकमल के बारे में पूरी मालूमात हासिल है महाराज। वो बहुत खतरनाक औरत है। हमें पहले ही इसका ख्याल था पूरन। बात आपके ख्यालों से भी ऊंची है महाराज। तुम तो बदहवास हुए जा रहे हो पूरन। बताओ तो सही कि क्या मालूम किया। और पूरन ने राजकमल की कहानी शुरू कर दी। शुरू से लेकर आखिर तक के वाक़यात बताए और उसका मुंह भी हैरत से खुला का खुला रह गया और उसके चेहरे पर भी गम के असरात आते, और कभी हैरत के और कभी गुस्से के। नामुमकिन है, सोचो तो नामुमकिन है। एक औरत है कि शैतान, आखिर वो बोला। हाँ महाराज, शैतान भी उसके सामने कोई हैसियत नहीं रखता। हाँ, वो शैतान से भी बड़ी शैतान है। लेकिन मैं खुश हूँ, मेरी बेटी का जीवन लेने वाला खुद भी कुत्ते की मौत मारा गया, और रह गई गोंदनी तो उसका पूरा गांव फूंक कर न रख दिया तो आंसू चंद नाम नहीं। मैं तो डर गया हूँ महाराज। वो औरत ना जाने क्या क्या करेगी। डरने से काम नहीं चलेगा पूरन लाल। हम उस राक्षस को नष्ट करके ही दम लेंगे। तुम मेरा साथ दो। मैं तैयार हूँ महाराज, लेकिन वचन दें कि हालात मेरे खिलाफ हो जाएं तो मुझे द्वारका में पनाह मिल जाएगी। हम वचन देते हैं पूरन लाल कि तुम्हारे जीवन की रक्षा की जाएगी। हम तुम्हारे जीवन मरण के साथी रहेंगे, मगर तुम भी वचन दो कि हालात कितने ही खराब क्यों ना हो जाएं, तुम हमारा साथ नहीं छोड़ोगे, हमारे राज को राज रखोगे। मैं भगवान की सौगंध खाकर कहता हूँ महाराज कि मरते समय तक भी आपका वफादार रहूंगा। तब एक दोस्त की हैसियत से हाथ मिलाओ पूरन, ताकि तुम्हारे ऊपर दोस्ती की जिम्मेदारी और बढ़ जाए। मैं इस रुतबे को कभी न भुलाऊंगा महाराज। पूरन लाल ने आंसू चंद से हाथ मिलाते हुए कहा। तुम्हारी इस कहानी ने हमारे दिमाग के कुछ और दरवाजे खोल दिए हैं। अब गौर से सुनो। कल भरे दरबार में हम अपने बेटे जे तिलक को हरियाला और द्वारका का राजा बना देंगे। हम अपने इख्तियारात उसे सौंप देंगे। जी महाराज। और फिर तुम हमें कत्ल कर दोगे? आंसू चंद ने कहा। जी। और पूरन चौंक पड़ा। हाँ, हम संसार की निगाहों में मर जाएंगे और राजकमल की चिंता भी मिट जाएगी, और उसके बाद हम दोनों आराम से काम करेंगे। मैं समझा नहीं महाराज। समझने की कोशिश करो। राजकमल उस वक्त तक नहीं खुलेगी जब तक उसे हमारे रास्ते से हट जाने का पता नहीं चलेगा। और हमारा बेटा जे तिलक इतना नटखट भी नहीं है कि हमारे बढ़ते ही ब्याह रचा ले। इस तरह शादी की बात भी कुछ दिनों के लिए टल जाएगी। इस दौरान हम खामोशी से अपना काम करते रहेंगे। मगर आपकी मौत महाराज, उसका इंतजाम हम कर लेंगे। चिंता मत करो। ऐसे करेंगे कि किसी को पता भी नहीं चल सकेगा। जो आ गया महाराज। उसके अलावा हमारी निगाह में एक मोहरा और भी है। आंसू चंद ने पूरे ख्याल अंदाज में कहा। वो कौन है? ग्रंथु महाराज। आंसू चंद ने ज़हर लब कहा। जी हाँ, वो दंगा सियार हमारे काम का है। राजकमल उसी से काम लेती रही है ना, और हम भी उसी से काम लेंगे। हमें बहुत कुछ करना है पूरन लाल। हमें सख्त मेहनत करनी है। उसी तरह हम अपने बेटे को उस नागन के जाल से निकाल सकेंगे। और अगर हम नाकाम रह गए तो समझ लो कि जे तिलक का हशर भी प्रणाम लाल या हरदयाल के बेटे की तरह होगा। हम उस नागन को अच्छी तरह समझ गए हैं। आंसू चंद ने कहा। बूढ़ा राजे की आंखें शीशे की तरह चमक रही थी, और पूरन लाल सोच रहा था कि देखो राजा रानी किस जंग में खुद को उसका क्या बनता है। दूसरे दिन दरबार आम लगाया गया। शहर में मनादी पिटवा दी गई कि लोग कारोबार बंद कर दें और हरियाला के महल के सामने दरबार आम में जमा हो जाएं। कोई दुकान खुली रही तो उसमें आग लगवा दी जाएगी। कोई कारखाना खुला हुआ तो उसे हमेशा के लिए बंद कर दिया जाएगा। फिर किसकी मजाल थी कि दरबार आम के मैदान में ना पहुंचता। दरबार के वसी मैदान में इंसानों का समंदर ठाठे मार रहा था, और ऊपर राज दरबार में मनादी करने वाले अहम शख्सियतों की आमद की खबर दे रहे थे। राजकुमार तिलक आ चुके थे। साबका महारानी राजकमल भी दरबार में आ गई थी, और अब महाराज आंसू चंद की आमद का इंतजार था। थोड़ी देर के बाद महाराज की आमद का शोर उठा और महाराज आंसू चंद राज गैलरी में नजर आए। हरियाला के लोगों के दिल उदास थे। आज प्रणाम लाल की जगह आंसू चंद का चेहरा नजर आया। प्रणाम लाल वो बहुत अच्छा इंसान नहीं था।
उसकी ज़िंदगी में लोगों को उससे शिकायत रही थी, लेकिन मजमूई हैसियत से वो प्रजा के लिए तो बुरा भी नहीं साबित हुआ और लोग उस झरोके में उसकी शक्ल देखने के आदी थे और उसकी मौत के बाद उनके दिल धुल गए थे। उसके बाद राजकमल का दौर आया और ये हरियाणा के बाशिंदों के लिए सुनहरी दौर था। राजकमल जैसी महान महारानी के दौर में वो बहुत खुश थे। राजकमल ने उन्हें नहाल कर दिया था और ये बात तो राजकमल ही जानती थी कि उसने हरियाणा की आवाम पर यह अनायात क्यों की थी। वो उनका मुंह बंद करना चाहती थी और आवाम तो सिर्फ उससे खुश होते हैं जो उनका ख्याल रखे। उसका मकसद क्या है और उससे उन्हें क्या गरज। बहरहाल राजकमल के लिए उनके दिल रो रहे थे और वो उसके अंजाम के मुंतज़िर थे। लेकिन आंसू चंद का पहला ही हुक्म बहुत सख्त था और उसने जिस अंदाज में उन्हें यहाँ बुलाया था उससे वो संग दिल राजा से खौफजदा हो गए थे और अपनी ज़िंदगी कौन नहीं बचाना चाहता। चुनाचा जब आंसू चंद झरोके में नजर आया तो उन्होंने खौफजदा अंदाज में तालियां बजाईं और आंसू चंद के नाम की जय जयकार की। आंसू चंद ने दोनों हाथ उठाकर उन्हें बधाई दी और फिर उसकी आवाज़ गूंजी, हरियाणा के लोगों, हिंदू जाति में बेटी का घर बहुत बहुत परतर समझा जाता है और उस पर आंच आए तो जीवन वार दिया जाता है। तुमने सोचा होगा कि आंसू चंद कैसा बाप है जिसने पहले तो हरियाणा को बेटी दी और फिर बेटी के घर पर कब्जा जमा लिया। अगर तुम्हारे दिमागों में यह ख्याल है तो मैं तुमसे कहता हूँ कि कहाँ है मेरी रतन कौर, लाओ मेरी बेटी को मेरे सामने ले आओ। मैं तुम्हारा हरियाणा तुम्हें वापस कर दूंगा और मैं उसके सारे नुकसानात पूरे करूंगा। लेकिन तुम कहाँ से लाओगे इसे? तुम्हारे देश में मेरी रतन कौर को मार डाला गया। बदले की आग उसी वक्त से मेरे मन में जल रही थी, सो मैंने हरियाणा पर कब्जा कर लिया। हरियाणा के लोगों, तुम मेरी बेटी के कातिल हो। तुम्हारे सामने मेरी रतन कौर को मार दिया गया। मैं चाहूं तो तुमसे भी एक एक से बदला लूं, लेकिन वही नहीं है जिससे बदला लिया जाता, तो मैं तुमसे क्यों बदला लूं? और मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया है और तुम्हारा भी है हक है कि मेरे वफादार बनकर मेरे मन का मैल धो दो। राजकमल एक सीधी सादी कन्या है और उससे कमज़ोर और पर राजधानी का बोझ रख दिया गया था और हमने वो बोझ ज़रूर उतार दिया है। लेकिन राज रानी की इज्जत में कोई फ़र्क नहीं आया और उसके बारे में हम सोचेंगे, हमदर्दी से सोचेंगे। और मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया है। हरियाणा के बुजुर्गों, बाप जब बूढ़ा हो जाता है, जब जीवन की आखिरी आशा भी पूरी कर लेता है, तब उसकी निगाह अपने आप पर पड़ती है और उसका मन चाहता है कि उसके कमज़ोर कांधों का बोझ उसका बेटा उठा ले। सुनो, भगवान की कृपा से मेरा तिलक बहुत मजबूत है, राजपाट जनाना जानता है। मेरी आशा है कि आज ही तुम सब के सब अपने कंधों का बोझ उतारकर जे तिलक के कंधों पर रख दूं। पिताजी, और जे तिलक इन गैर मतवक्का अल्फाज पर बौखला गया। हाँ जे तिलक, क्या तुम मेरा बोझ संभालने को तैयार नहीं हो? आंसू चंद ने मोहब्बत भरी निगाहों से बेटी को देखते हुए कहा और आज भी दिल ही दिल में बूढ़े राजा के इस फैसले से खुश हो गई थी। उसके वहमो गुमान में भी नहीं था कि उसके रास्ते इस आसानी से हमवार हो जाएंगे। आंसू चंद अगर राजा के सिए से मरता तो बड़ी ले दे होती, मरहले सामने आते, लेकिन अब वो एक आम आदमी के सिए से मरेगा और कोई ख़ास दिक्कत ना होगी। पिताजी, आपके चरणों की धूल में अपना सर डालने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैंने कभी सोचा भी न था कि आपके जीवन में राजा बनूं, जे तिलक ने गंभीर आवाज़ में कहा। और मेरी सबसे बड़ी आशा थी कि मैं अपने जीवन में तुम्हें राजा देखूं। मेरा फैसला अटल है। जे तिलक मेरी सहायता। और आंसू चंद ने कहा और जे तिलक ने गर्दन झुका दी। पंडित जी, राजखट की रस्म अदा करो, आंसू चंद ने कहा और सारी तैयारियां मुकम्मल कर ली थी। पूरन उसका मददगार था और उसके लिए सब कुछ गैर मतवक्का था, लेकिन बाप की ख्वाहिश के पूरा दिन इस अनोखे प्रोग्राम में सिर्फ हो गया। फिर ऐलान किया गया कि पूरे हरियाणा और द्वारका में 3 दिन तक जश्न मनाया जाएगा और जश्न की तैयारियां होने लगी। जे तिलक भी बहुत खुश था और उसे यह सब कुछ ख्वाब लग रहा था। आंसू चंद ने उसे बहुत समझाया कि वह एक मतलकल अनआन हुक्मरान के हैसियत से राजपाट संभाले और उसे यह सब कुछ अजीब मालूम हो रहा था। राजकमल के महल में दिवाली हो रही थी। रूपा और राजकमल को जे तिलक के आने की इतला दे दी गई। सामने एक थाल में घी के चिराग जल रहे थे। रानी और दासियां हाथ जोड़े प्रार्थना के अंदाज में बैठी थीं। जे तिलक दबे कदमों से इसके करीब गया और अपने सर से ताज उतारा और राजकमल के चरण में रख दिया।
उसने जल्दी से हसीन आंखों में देखा और घबराए हुए अंदाज में खड़ी हो गई। रानी, और तुम्हारा तिलक लोगों के लिए महाराज होगा। और फिर उसने राजकमल को खींचकर सीने से लगा लिया। राजकमल भी उसके सीने में प्यूसत हो गई थी। कई मिनट इसी आलम बेखुदी में गुजर गए। तिलक न जाने कौन से जहानों की सैर कर रहा था और राजकमल न जाने क्या सोच रही थी। फिर वो दोनों जज्बात से चौंके और पुरमोहब्बत अंदाज में मुस्कुराते हुए अलग हो गए। राजकमल ने पहले थाल से चंदन में उंगली डुबोकर जे तिलक के माथे पर तिलक लगाया और फिर फूलों का एक हार उसके गले में डाल दिया। उसके बाद उसने ताज उठाकर जे तिलक के सर पर रख दिया। जे तिलक ने झुककर ताज पहन लिया और फिर उसे उतार कर राजकमल के सर पर रखते हुए बोला, ये ताज आज भी तुम्हारे सर पर है कमल। मैं जानती हूँ मेरे तिलक, लेकिन ये तुम्हारे सर पर ही अच्छा लगता है। मैं कभी नहीं भूलूंगी राजकमल के ये तुमने मुझे दिया है और मैंने तो अपना तन मन सब कुछ तुम्हें दे दिया है तिलक, और ये ताज क्या हैसियत रखता है। बड़े भाग हैं मेरे, बड़ा भाग्य दान हूं मैं। जे तिलक ने मुसरत से राजकमल को दोबारा आगोश में ले लिया और राजकमल ने आंखें बंद करके गुलाब की पत्तियों जैसे होंठ उसकी तरफ बढ़ा दिए। दूसरी सुबह राजकमल हस्बे मामूल खुश थी। जे तिलक को राज मिल जाने से उसकी बहुत सी मुश्किलात हल हो गई थी। ताहम वो चाहती थी कि जल्द अज जल्द आंसू चंद का पता कट जाए ताकि जे तिलक उसे महारानी बनाने के ऐलान में देर न करे। और अब तो वो एक मतलकल इनान राजा था और अब उसे उसके कदम से रोकने वाला कौन था सिवाय आंसू चंद के। आंसू चंद अब भी उसे नेक व बद सिखा सकता था। हालांकि राजकमल को जे तिलक पर पूरा भरोसा था, लेकिन वो कच्चे काम करने की आदी नहीं थी। आंसू चंद की मौत के बाद ही उसे इत्मीनान हो सकता था। चुनाचा उसने रूपा को तलब कर लिया। रूपा मुस्कुराती हुई उसके सामने आई थी। कैसी गुजरी है रूपा? राज रानी के राज में अच्छी ही गुजरेगी। पूरन के पास जाती है, बहुत कठोर है पापी, और एक रात भी चैन ना लेने दिया। रूपा ने शर्माते हुए कहा, और सच्ची बात तो यह है रूपा कि तू हमसे ज्यादा खुश नसीब है। राजकमल ने गहरी सांस लेते हुए कहा, क्यों महारानी? तूने प्रभु को चाहा, वो तुझे मिल गया और उस वक्त तेरा गुलाम रहा जब तक तूने चाहा, और तूने पूरन को पसंद किया और वो तेरे चरणों में आ गिरा। एक हम है, जवानी बीती जा रही है और बूढ़ा प्रणाम लाल जोंक की तरह लिपटा रहा, और उस समय जान छूटी और हथियारा प्रताप से दिल लगाया तो इंतजार, और फिर वो भी पापी खुद गर्द निकला और जान गवा बैठा, और अब तिलक है। मगर महारानी तिलक भैया तो नहीं रूपा, अभी वो हमारा नहीं है और उस वक्त तक नहीं हो सकता जब तक आंसू चंद जिंदा है। पूरन उसकी ताक में है महारानी, और मैं उससे रोजाना बात करती हूँ। नहीं, हम कुछ और सोच रहे हैं। क्या महारानी? अब हम रानी नहीं रहे ना, हमारी कौन सुनता है। हाय राज दीदी, ऐसी बातें मत करो, मैं रो दूंगी। रूपा उदास होकर बोली और दौड़ कर राजकमल से लिपट गई। तू भी ये मोहब्बत मत रखा कर रूपा, और क्या तू पूरन से नहीं कह सकती कि अगर उसने जल्दी काम ना किया तो वो तू उससे नाराज हो जाएगी? और रूपा चौंक पड़ी। चंद लम्हात राजकमल को देखती रही, फिर बोली, अब उस वक्त तक पूरन के पास जाऊं तो नरक में जाऊं जब तक वो आंसू चंद को ना मार डाले। अरे नहीं नहीं रूपा, इतनी बड़ी सौगंध ना खा। जो कह रही हूं वही करूंगी रानी जी। मुझे क्या मालूम था कि ऐसे काम चल सकता है। हाँ रूपा, और पूरन से यह कह कि काम जल्द से जल्द कर दे, बल्कि अगर मौका हो तो उसे बुला ला। अभी लाई नरखी को। रूपा जल्दी से उठ गई और थोड़ी देर के बाद पूरन उसके सामने था। वो गर्दन झुकाए बैठा था और उसके चेहरे पर एक मकाराना सादगी थी। क्या हाल है पूरन? दिया है महारानी की, हमारा काम नहीं करोगे? भगवान की सौगंध महारानी, बस एक आधा दिन में काम होने वाला है। पूरन आपका दास है, आपकी आज्ञा का पालन नहीं करेगा तो फिर क्या करेगा? मगर तुम जितनी देर कर रहे हो उतना ही हमारा काम खटन होता जा रहा है। मैं जानबूझकर देर नहीं कर रहा महारानी जी, बस महाराज आंसू चंद की मौत का समय नजदीक आ गया है, ना जाने कब आएगा। बहरहाल जल्दी करो, हम तुम्हारी कामयाबी का इंतजार कर रहे हैं। मैं बहुत जल्द महारानी को खुशखबरी सुनाऊंगा, पूरन ने कहा, और फिर वो राजकमल से इजाजत लेकर चला गया। वो गहरी सोच में डूबा हुआ था। उसी रात तजर्बाकार राजा आंसू चंद ने पूरन को तन्हाई में तलब किया। बूढ़े की आंखें चमक रही थी और उसकी आंखों की गहराई मुस्कुराहट थी। उसकी आंखों में गहरी मुस्कुराहट थी। काम पूरा हो गया है पूरन, उसने मुस्कुराकर कहा। महाराज, मैं नहीं समझा। आज रात तुम हमें कत्ल कर दो और सुबह को हमारी लाश। महाराज, और पूरन शदीद हैरत से बोला। बात उसकी समझ में नहीं आई थी
हमारे साथ आओ पूरन, हम एक लंबी चाल चलने के लिए हैं। अकेले तुम ही नहीं, हमारे दूसरे आदमी भी काम कर रहे हैं और उन्होंने काम मुकम्मल कर लिया है। पूरन और आंसू चंद के साथ अंदरूनी कमरे की तरफ चल पड़ा। अंदर कमरे में अंधेरा था और पूरन को कुछ नजर नहीं आया था। रोशनी की एक लो उभरी और आंसू चंद ने क्षमादान रोशन की और उसके उजाले में कमरे को देखने लगा। एक छप्पड़ पर खट पर कोई सो रहा था और आंसू चंद उसके नजदीक पहुंच गया। करीब आओ पूरन लाल, उसने कहा और पूरन उसके नजदीक पहुंच गया। तब आंसू चंद ने सोए हुए आंसू चंद की उम्र के एक शख्स की लाश थी और पूरन लाल चंद लम्हे हैरान रह गया और फिर बात उसकी समझ में आई और उसने उस शख्स को देखा और उसकी जिसामत हैरत अंगेज तौर पर आंसू चंद से मिलती जुलती थी। शक्ल में अलबत्ता तब्दीली थी और ना जाने आंसू चंद ने उसे कहां से हासिल किया था और आंसू चंद पूरन की तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था। मेरे आदमी ऐसे किसी शख्स की तलाश में थे और बिल आखिर ये मिल ही गया। ये कल ही मरा है और सिर्फ इसकी लाश को उठाकर लाए हैं। क्या समझ गए? महाराज और पूरन लाल ने गर्दन हिलाते हुए कहा। महाराजों के कत्ल मामूली नहीं होते, तुम उसकी गर्दन काट लाओ। आओ अब हम सब मिलकर उसे आंसू चंद बना दें। और फिर वो उस आंसू चंद का लिबास उठा लाए और फिर दोनों ने मिलकर उसको पहनाया और आंसू चंद ने अपनी उंगली में पड़ी हुई अंगूठियां उस शख्स को पहनाई और थोड़ी देर के बाद वो अपने काम से फारग हो गए। आज पहरेदारों को चालाकी से हटा दिया गया था, इसलिए मैदान भी साफ है, आंसू चंद ने कहा और पूरन लाल आगे बढ़ा और तब वो लाश को उठाकर आंसू चंद के छप्पड़ खट पर ले गए। एक बड़ा मर्तबान निकाला और जिसमें किसी जानवर का खून भरा हुआ था और उसने पूरन लाल की तरफ देखकर कहा, तुम इसका सर काट लो पूरन लाल, क्या तुम ये काम कर सकोगे? कर सकूंगा महाराज, पूरन लाल ने मुस्कुराते हुए कहा। और फिर लो अपना काम करो, आंसू चंद ने कहा और एक खंजर निकालकर उसके हाथ में थमा दिया। संगदल पूरन लाल के लिए यह काम मुश्किल न था। तेज धार वाले खंजर से लाश की गर्दन काट ली और उसकी निगाहों ने पूरन लाल को देखा था। बहरहाल कुछ भी हो, पूरन लाल किसी को कत्ल करने में झटक महसूस कर रहा था और उसके बाद पूरन ने मुसहरी पर खून उलट दिया। उसने पूरा मर्तबान खाली कर दिया था। किसी जिंदा इंसान की गर्दन काटने से इतना खून बह सकता था जो मुसहरी पर मौजूद था। लाश की गर्दन पूरन लाल ने अपने कपड़े में लपेट ली थी। हमारा काम पूरा हो गया है पूरन लाल। हाँ महाराज, कल का दिन हरियाला में न जाने कैसे कैसे तूफान लाएगा, कोई कसरत नहीं रह गई, गौर कर लो। नहीं महाराज, अब हर शख्स उसे आपकी लाश समझेगा। मेरे साथ आओ पूरन, अब तुम्हें अपना पार्ट अदा करना है, बहुत होशियारी से काम करना होगा। मैं रास्ते में तुम्हें बाकी काम समझा दूंगा। जो आ गया महाराज, पूरन लाल ने कहा और दोनों खामोशी से बाहर निकल आए। पूरन लाल की अजीब सी कैफियत थी। वो दो चालाक और साहसी इंसानों के दरमियान फंसा हुआ शख्स था और दोनों ही उसे इस्तेमाल कर रहे थे। आप इस दौरान कहाँ रहेंगे महाराज? क्या मैं आपके लिए कोई बंदोबस्त करूं? हमारी चिंता ना करो पूरन लाल, हमारे बहुत से ठिकाने हैं और अब तुम्हें जो कुछ करना है उसे गौर से सुन लो, आंसू चंद ने कहा और पूरन लाल पूरी तवज्जो से आंसू चंद की गुफ्तगू सुनने लगा और वो बातें करते करते महल से बाहर निकल आए थे। पूरन लाल ने दीवार फैलांगी और रूपा की रिहाइश गाह के खूबसूरत लान में दाखिल हो गया और फिर वह चोरों की तरह लान तय करके अंदर पहुंच गया। यह हिस्सा राजमहल से मुल्हिक था और पूरन लाल उसके बारे में अच्छी तरह जानता था और यूं भी रूपा अब तन्हा रहती थी और उससे कबल प्रभु उसके साथ रहता था। रूपा अपने कमरे में गहरी नींद सो रही थी, ना गम था ना फिक्र। राजकमल के राज में ऐश कर रही थी और इससे कबल वह एक सीधी सादी मालन थी। अपने घर वाले के साथ शरीफाना जिंदगी बसर कर रही थी, लेकिन बुरे की सुबत भी बुरी होती है। गोंदनी चमारन के साथ वो भी न जाने क्या से क्या बन गई थी। पूरन लाल उसके पास पहुंच गया और रूपा के कमरे में दाखिल होने में उसे कोई दिक्कत नहीं हुई और फिर वह रूपा के पलंग के पास खड़ा हो गया और उसके हाथ खून आलूद थे और कपड़ों पर भी खून के धब्बे पड़े हुए थे। ये धब्बे उसने उस इमारत में दाखिल होने के बाद डाले थे और रूपा के सामने पूरी अदाकारी करनी थी। चंद साहित वो खड़ा रूपा को देखता रहा और फिर उसने झुक कर उसे आवाज दी, रूपा, रूप रानी। रूपा कच्ची नींद की आदी थी, दूसरी आवाज पर ही जाग गई। उसने घबराए हुए अंदाज में आंखें खोल दी और फिर पूरन लाल को देखकर उसके होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। तुम पूरन, इस समय? उठो रूप, जल्दी उठो, पूरन ने अजीब लहजे में कहा। क्या बात है? रूपा उठकर बैठ गई।
और फिर उसने पूरन लाल का लिबास देखा और उछल पड़ी। अरे पूरन, ये क्या हुआ? तुम्हारी इच्छा पूरी हो गई रूप रानी, आंसू चांद अब इस संसार में नहीं है, पूरन ने कहा। हाय राम! और रूपा ने दोनों हाथों से सीना पकड़ लिया। क्यों? और पूरन ने हैरत से उसे देखा और रूपा के चेहरे पर अजीब से तासरात फैल गए। शायद एक लम्हे के लिए दिल में सोई हुई इंसानियत ने करवट ली थी। आंसू चांद ने उसे भरे मुंह से बेटी कहा था, लेकिन दूसरे लम्हे शैतानियत गालब आ गई और उसने जल्दी से उठते हुए कहा, तुम्हारे तो कपड़े भी खराब हैं। हाँ, मैं सीधा तुम्हारे पास आया हूँ। देखो, पूरन लाल ने अपने खून आलूद हाथ उसके सामने कर दिए। चलो आशनान कर लो, कपड़ों का क्या हो, तुम्हारे पास तो होंगे नहीं। तुम ऐसा करो रूपा कि मेरे घर से दूसरे कपड़े निकाल लाओ। इस समय नहीं पूरन, नहीं, मेरा मन डरेगा, तब फिर मैं यही कपड़े धो लूंगा। सुबह तुम मेरे कपड़े निकाल लाना, पूरन लाल ने कहा। और रूपा कुछ न बोली। ना जाने क्यों वो सहम गई थी। काफी देर तक वो खामोश रही और पूरन लाल उसे देखता रहा। कहाँ तो मेरे इतने पीछे पड़ी हुई थी रूपा, और कहाँ अब उतनी ही बुजदल हो। पूरन ने कहा, नहीं पूरन, मैं डर नहीं रही, सोच रही हूँ कि राजकमल को कब खबर दूं। अभी इसी वक्त चली जाओ, मुझे डर लगे है। पगली हो तुम, राजकमल को अभी खबर दे दो और तुम आशनान कर लो, मैं जाती हूँ, रूपा ने कहा और चादर ओढ़ी और सहमी हुई सी राजमहल के अंदरूनी हिस्से की तरफ और उसकी रिहाइशगाह की तरफ चल पड़ी। और रास्ते में तरह तरह के ख्यालात उसमें दिल में आकर उसे परेशान कर रहे थे। जे तिलक ने उसे अपनी बेटी कहा था और उसके कत्ल में रूपा का पूरा हाथ था। उसने अपने बाप को कत्ल करा दिया था। वो राजकमल के कमरे के दरवाजे पर पहुंच गई, दरवाजा खोला और अंदर दाखिल हो गई। राजकमल एक मसहरी पर सो रही थी, आराम और सुकून की नींद, जैसे उसे दुनिया का कोई फिक्र ना हो। मासूम शक्ल, दुनिया का मुंतखब हुस्न, कौन सोच सकता था कि उसके अंदर एक जहर भरी नागन छुपी हुई है। राजरानी रूपा ने उसका पांव हिलाया। तिलक, मेरे तिलक, और राज के मुंह से बेख्तियार निकला, मैं रूपा हूँ रानी, मुझे आगोश में ले लो तिलक, मैं प्यासी हूँ, मुझे खींच लो। राजरानी और रूपा ने उसे, और इस बार राजकमल जाग गई थी और उसने हैरान निगाहों से उसकी तरफ देखा और उठकर बैठ गई। तिलक भैया के सपने देख रही थी और रूपा ने मुस्कुराते हुए कहा, और तुझे कैसे मालूम? मुझे ही तिलक समझ बैठी थी। रूपा हंसने लगी। खामोश रह नरखनी, और तू इस समय कहाँ से आ गई? एक खबर लाई हूँ राज महारानी। रूपा संजीदा हो गई। कैसी खबर? पूरन ने आज अपना काम कर लिया क्या? और राजकमल उछल पड़ी। हाँ रानी राजकमल, आपकी चिंता दूर हो गई। महाराज आंसू चंद इस जहां से रुखसत हो गए। रूपा और राजकमल दबे दबे जोश से चीख पड़ी। हाँ रानी दीदी, बिल्कुल सच कह रही हूँ। और क्या पूरन लाल ने तुझे खुद बताया है? हाँ, खून में डूबा हुआ आया था और खुद उसकी अपनी हालत भी अच्छी नहीं। तो क्या वो कामयाब हो गया? राजकमल ने आंखें बंद कर लीं। चंद शायद खामोश रही और फिर उसने खींचकर रूपा को सीने से लगा लिया। सबसे बड़ा कांटा निकल गया रूपा, सबसे बड़ा कांटा निकल गया। मैं आज बहुत खुश हूँ, बहुत ही खुश। और तूने देखा रूपा, तूने देखा कि राजकमल का कोई वार आज तक खाली गया है। मेरी प्रार्थना है राज दीदी कि भगवान आपको सदा खुश रखे और वही हो जो आप चाहें। तू हमारी सच्ची सखी है रूपा, हम तेरे ऊपर हमें मान है और तूने हर आड़े वक्त में हमारा साथ दिया है। हमारी समझ में नहीं आता कि हम तेरे लिए क्या करें। आपने मेरे लिए सब कुछ कर दिया है महारानी, मुझे अब और किसी चीज की जरूरत नहीं। और रूपा और पूरन से मिले, हम उसे इनाम देंगे। चलो महारानी, आपसे मिलकर उसे तसल्ली हो जाएगी। और खुद उसकी हालत भी अच्छी नहीं, और वह तो खुद जख्मी नहीं है, नहीं बस ऐसे ही घबराया हुआ है। और राजकमल ने एक चादर ओढ़ते हुए कहा। और फिर दोनों औरतें रात की तारीकी में बाहर निकल आईं। फासला ज्यादा नहीं था और दोनों ही उस हिस्से में पहुंच गईं जहां रूपा रहती थी। पूरन अंदर मौजूद था और उसके घबराने की वजह और थी। वो सोच रहा था कि हालात अब न जाने कौन सा रुख इख्तियार करें। राजकमल और रूपा की आहट सुनकर वो उछल पड़ा और खौफजदा निगाहों से उन्हें देखने लगा। पूरन लाल, राजकमल ने उसे मुखातब किया। महारानी। और पूरन ने लरजती हुई आवाज में कहा, क्या रूपा ने ठीक खबर दी है? हाँ महारानी, मैंने आपकी आज्ञा का पालन किया है। तुम्हें यकीन है कि बूढ़ा साहब मर गया है? राजकमल ने उसे देखते हुए कहा। मैंने शुबा नहीं छोड़ा है महारानी, मैंने उसका सर अलग कर दिया था और फिर उसे अंधी घड़ी में डाल आया हूँ। ओहो! और राजकमल ने मुसर्रत से दीवानी होकर कहा, इतना बड़ा काम किया है तुमने और फिर ऐसे खौफजदा हो? मैं तुम्हारा मुंह मोतियों से भर दूंगी। हरियाणा और द्वारका के महामंत्री जी
मैं तुम्हारा मुंह मोतियों से भर दूंगी। ये लो। राजकमल ने अपने गले से मोतियों का हार और अपने जिस्म का एक एक जेवर उतारकर पूरन लाल के ऊपर फेंक दिया और पूरन लाल की आंखें खुशी से चमकने लगी। ये पहला इनाम ही काफी कीमती था। पर अपने आप को संभालो पूरन लाल, अगर तुम्हारी ये हालत रही तो कोई तुम्हारे ऊपर शक भी कर सकता है। मैं ठीक हूँ रानी जी, बस कल पेश आने वाले हालात के बारे में सोच रहा हूँ। तुम बिल्कुल बेफिक्र रहो पूरन लाल, जब तक राजकमल जिंदा है तुम्हारे ऊपर आंच नहीं आएगी। अच्छा अब मैं चलती हूँ और रूपा तुम पूरन लाल को संभालो। राजकमल ने मुस्कुराते हुए कहा और रूपा ने शर्माकर गर्दन झुका ली। राजकमल चादर ओढ़कर चल पड़ी और फिर वो दरवाजे से निकल गई। जेतल के सारे ख्वाब पूरे हो गए थे। अब वो द्वारका और हरियाला, वो बड़ी रियासतों का राजा था, लेकिन राजपाट में तो उसने आंख खोली थी और उसे उसकी इतनी खुशी नहीं थी जितनी राजकमल के हसूल की। राजकमल से ज्यादा प्रेम करने वाली औरत रोए जमीन पर नहीं होगी, जिसने अपना सब कुछ उसके हवाले कर दिया था। मामूली बात नहीं थी अपना इक़्तिदार दूसरों के हवाले कर देना और जिल्लत उठाना। वो एक हारी हुई रानी थी जिसने अपने प्रेमी से शिकस्त खाई थी, लेकिन दुनिया को बात क्या मालूम। दुनिया तो यह जानती थी कि रियासत हरियाला का द्वारका ने शिकस्त दी है और अब राजकमल सिर्फ एक कैदी है और जिसका साथ द्वारका के हुक्मरान जो चाहे सलूक करें और मैं उसके साथ ऐसा सलूक करूंगा कि दुनिया में मसाइल कायम हो जाएगी। मैं उसके प्रेम का ऐसा जवाब दूंगा कि राजकमल को अपनी भेंट एक मजाक मालूम हो। जेतलक राजकमल के सपने देखता रहा और इतनी देर में उसे बाहर कुछ आहटें सुनाई दी और वो चौंक पड़ा। सुबह हो चुकी थी और वो काहलों के अंदाज में बिस्तर पर पड़ा ईंधता रहा और दूसरे लम्हे में उठ बैठा, लेकिन अचानक ही बाहर से रोने पीटने की आवाजें आईं और वो उछल कर खड़ा हो गया। ये क्या बदतमीजी है, उसने सोचा। कौन इस तरह रो रहा है और फिर वो भी उसके कमरे के सामने। लेकिन रोने वालों में उससे बूढ़े जगन्नाथ की आवाज़ भी सुनाई दी और फिर उसी वक्त उसके दरवाजे पर जोर की आवाज़ें सुनाई दी। राजकुमार, महाराज तिलक, दरवाज़ा खोलो, संसार अंधेरा हो गया है, दरवाज़ा खोलो जेतलक। ये बूढ़े जगन्नाथ की आवाज़ थी जो आंसू चंद का खास मुलाजम था। जेतलक की समझ में कुछ नहीं आया और वो पागलों की तरह दौड़ता हुआ दरवाजे पर पहुंचा और फिर उसने दरवाज़ा खोल दिया। क्या हुआ जगन्नाथ, उसने बदहवासी से पूछा। जगन्नाथ की हालत काफ़ी खराब थी और उसका बूढ़ा चेहरा आंसुओं से तर था। क्या बात है जगन्नाथ, और उसने परेशानी से पूछा। महाराज आंसू चंद, और बूढ़े के मुंह से हचकियों के दौरान निकला। क्या हुआ जगन्नाथ, बोलता क्यों नहीं? गर्दन काट ली पापियों ने। हाय किसकी? जेतलक ने चीख कर पूछा। हाय महाराज, मेरे मालक, मेरे दाता। जगन्नाथ ने जेतलक से लिपटने की कोशिश की, लेकिन बास की थी हद तक जेतलक की समझ में आ चुकी थी। एक लम्हे के लिए वो पागलों के अंदाज में जगन्नाथ की शक्ल देखता रहा और फिर दूसरे लम्हे वो आंसू चंद की क़यामगाह की तरफ दौड़ा। आंसू चंद की क़यामगाह पर बहुत से लोग खड़े थे और उसका मतलब ये था कि बात आम हो गई थी। जेतलक लोगों की भीड़ को चीरता हुआ अंदर दाखिल हो गया और फिर उसने भी आंसू चंद की बेसर की लाश देख ली और वो सकते में रह गया और ये उसके बाप की लाश थी। ये महाराज आंसू चंद की लाश थी और जिसके नाम से बहुत से लोग कांपते थे, और ये उस राजा की लाश थी जिसने हरियाला फतेह किया था। जेतलक फटी फटी निगाहों से लाश को तकता रहा। जगन्नाथ और दूसरे लोग भी उसके गिर्द जमा हो गए थे। जे बेटे, राजा बेटे, जगन्नाथ उससे लिपटते हुए बोला। किसने यह खून किया है जगन्नाथ, और किसने मेरे पिता का खून किया है? जेतलक ने अजीब से अंदाज में कहा, लेकिन इसका जवाब कौन दे सकता था? पिताजी, और अचानक जेतलक ने जोर से कहा और फिर वो आंसू चंद की सरकटी लाश से लिपटकर बच्चों की तरह बिलखने लगा। पूरे महल में कहराम मच गया था। आहिस्ता आहिस्ता ये खबर महल से निकल गई और दोपहर तक हरियाला के बच्चे बच्चे की जुबान पर था कि द्वारका के हुक्मरान हरियाला के फातेह आंसू चंद को कत्ल कर दिया गया। राजकमल को अब एक और कठिन मरहले से गुजरना था और उसे 100 की अदाकारी करनी थी। उसे दिखाना था कि वो आंसू चंद को जेतलक से कम नहीं चाहती थी और उसकी गजब की अदाकारी के आंसू चंद की सरकटी लाश से लिपटकर वो इस तरह रोई कि लोगों के दिल लर्ज गए और खुद जेतलक भी अपना गम भूलकर उसे समझाने में लग गया। हाय तिलक, मैंने बचपन में बाप नहीं देखा और पिताजी की मोहब्बत ने मुझे बाप बुला दिया था। मैं कैसी अभागन हूँ और मैं भी बिन बाप का रह गया हूँ। राजकमल, बहरहाल 3 रोज तक जेतलक को राजपाट की कोई खबर ना रही, यहाँ तक कि वह राजकमल से भी ठीक से ना मिल सका और खुद देखने वालों ने राजकमल को मुंह लपेटे पड़े पाया।
रूपा भी सख्त हैरान थी और राजकमल ने रोते रोते आंखें सुजारी थी। एक शाम रूपा उसके पास बैठी, उसके चेहरे पर भी सख्त परेशानी के आसार थे। राज दीदी, और उसने बड़े प्यार से पुकारा और राजकमल ने लाल लाल आंखों से उसे देखा। राज दीदी, और मैं हैरत से पागल हो जाऊंगी। क्या बात है रूपा? राजकमल ने भारी आवाज में कहा। ये सब क्या है राज दीदी? कहाँ? ये आपने अपनी क्या हालत बना रखी है? और राजकमल के होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। क्या इस नाटक में तुझे कोई कसर लगी? हाय राज दीदी, और कौन पापी से नाटक कहेगा? रूपा ने किसी कदर पुरस्कून होते हुए कहा। नाटक को नाटक कह दिया जाए तो फिर वो नाटक कहाँ रहा है? और जेतल को एहसास नहीं होना चाहिए कि वह महाराज के गांव में अकेला है। राजकमल ने कहा। भगवान की सौगंध महारानी, मैं तो डर गई थी। मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा था। जे तिलक सुबह से नहीं आए और उनकी हालत के बारे में भी मालूम करो रूपा। और मैं कहाँ भूली हूँ रानी, क्या मालूम हुआ? और बड़े उनके दुख बांटने में कामयाब हो गए हैं और सब उन्हें समझा रहे हैं। वैसे अब उनकी हालत काफ़ी ठीक है, कल शायद दरबार करेंगे।